गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन तुम लोग के साथ करने जा रहा हूँ। ये बहुत दिन से डिस्कशन करना मेरे दिमाग में आ रहा था, पर मैं उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था, तो अब मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो अर्ली मॉर्निंग आज आते ही मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका तुमसे शेयर कर रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर अदर लॉज। ठीक है, एक पेज का है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, दिखाऊंगा, प्लीज़ बेयर विथ मी। 5-10 मिनट्स होगा, बट इट विल बी ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन योर प्रिपरेशन। ओके, अदर लॉज की बात हो रही है। हमारे लॉ के सिलेबस में दो पोर्शन होता है, एक होता है कंपनी लॉ जिसे हम कॉर्पोरेट लॉज भी बोलते हैं, और दूसरा होता है अदर लॉज, इकोनॉमिक लॉज, इस तरह से उसके नाम होते हैं। ठीक है, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, चाहे सीएस के हो, सीएमए के हो, और लॉयर्स लोग हैं उनके लिए भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ सिलेबस में एक लॉ होता है जो बहुत हावी होता है, जो डोमिनेट करता है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ, और दूसरी तरफ होते हैं बाकी सारे स्टैट्यूट्स जिनको मिक्स करके एक बुके में बोल देते हैं अदर या इकोनॉमिक लॉज। तो इनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है मेंटालिटी का। देर आर फोर फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, जब एक स्टूडेंट लॉ पढ़ने बैठता है तो क्या होता है कि वो कंपनी लॉ को तो बहुत रेस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है। रेस्पेक्ट और इज्जत कैसे पता चलता है? ऐसे जैसे थोड़ा ना, रेस्पेक्ट मतलब वो टाइम डिवोट करता है। ठीक है, यू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम। इवन जो टीचर्स होते हैं वो भी कंपनी लॉ में भयंकर लेक्चर्स देते हैं, नोट्स देते हैं वगैरह। पर जब अदर लॉज की बारी आ जाती है तो अदर लॉज के साथ एक सौतेला व्यवहार होना चालू हो जाता है। एक मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। एक मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, वो सौतेला व्यवहार के चक्कर में ही ना सब गड़बड़ हो जाता है। लगता है कि अच्छा ये तो अदर लॉज तो सिलेबस में बस एक एक्स्ट्रा साइड आइटम है। होता है ना जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं और कुछ ऐसा आइटम्स जो साइड में एक्स्ट्रा डलते रहता है 56 भोग में, जिसको हम लोग टच भी नहीं करते, तो वैसा हो जाता है। इसको पढ़ना ही नहीं चाहते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि ये जो सौतेला व्यवहार है अदर लॉज या इकोनॉमिक लॉज के साथ, प्लीज़ ये बंद कर दो। उसको तुम एकदम इंपॉर्टेंट रखो, एज इंपॉर्टेंट एज योर कंपनी लॉ। थिंक 50% वेटेज। ठीक है, दिख रहा है आपको? थिंक 50% वेटेज। सोचो कि अदर लॉस 50% है लॉ में। ठीक है, और उसको भी उसी रिस्पेक्ट के साथ। जब तक ये अपना मेंटालिटी ठीक नहीं करोगे ना, तब तक तुम अपना स्टडी प्लान या टाइम टेबल जो बनाओगे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। स्टीफन कोवे की एक बात बोली भी है कि अगर आपको छोटे मोटे चेंजेस चाहिए तो बिहेवियर चेंज कीजिए, और अगर आपको बड़ा ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंज चाहिए तो पैराडाइम चेंज कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है योर पैराडाइम, योर मेंटालिटी। ओके, अगर तुमने एक बार अपने दिमाग में मेंटालिटी सेट कर लिया कि सर लॉ के अंदर तो अदर लॉस 50% है, फिर अपने आप ही टीचर ज़्यादा क्लासेस देने लग जाएंगे, टीचर ज़्यादा नोट्स देने लग जाएंगे, स्टूडेंट ज़्यादा इज्जत से उसको पढ़ने लग जाएगा, ज़्यादा टाइम डिवोट करने लग जाएगा। आउट ऑफ 120 मार्क्स 48 to 50 मार्क्स जो होता है वो अदर लॉस से ही होता है। तो प्लीज़ इसको 50% इज्जत दो पूरा बकायदा। जब तक इसको तुम इज्जत नहीं दोगे, यू कैन नॉट थिंक ऑफ 80 इन लॉ। 80 या मतलब बड़ा स्कोर कोई भी सोचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट चेक योर मेंटालिटी। सेकेंड, अदर लॉस की प्रिपरेशन को भी हम लोगों को सेक्शन वाइज करना पड़ेगा। जैसे कंपनी लॉ को अपने सेक्शन वाइज पढ़ते हैं ना, सेक्शन नंबर ये हुआ, सेक्शन नंबर वो हुआ। अदर लॉस को भी सेक्शन नंबर वाइज पढ़ना पड़ेगा। ये बात कहाँ से पता चलती है? ये बात पता चलती है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल और सजेस्टेड आंसर से। तो इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल दिया है उसमें हर जगह सेक्शन छाया हुआ है पूरा। ठीक है, डाउनलोड करके देख लेना। वैसे ही सजेस्टेड आंसर्स में कोई मुश्किल से कोई एक ऐसा अदर लॉ का आंसर मिल जाएगा जहां पे सेक्शन नंबर नहीं हो, वरना हर जगह सेक्शन नंबर है। मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, अब अपने जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 स्टैट्यूट्स का ही ले लेते हैं जो बोर्ड पे तुमको दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल और ये जनरल क्लॉजेस। इनमें देखो सेक्शंस के रेंज हैं, तो हमें सेक्शन वाइज पढ़ना ज़रूरी है। अभी दिखाता हूँ तब तुमको थोड़ा और क्लियर होगा। जस्ट देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे तो हम लोग के सिलेबस में 3 यूनिट्स हैं। मैं पहला यूनिट दिखा रहा हूँ, ये रहा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 यूनिट से पार्ट 1 है ये। जस्ट लुक एट दिस। कहाँ से चालू हो रहा है? सेक्शन नंबर 124, और ये अपना जा रहा है 147 तक। तो अगर अपने इसको पूरा सेक्शन वाइज नहीं पढ़े ना तो गए काम से। ऐसे ही 3 यूनिट्स है, मतलब 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1, 2, 3, तीनों में आपको सेक्शंस का रेंज मिलेगा पूरा। ये 124 से 147, 148 से 181, 182 से लेकर 238, सबसे बड़ा लास्ट वाला यूनिट 3 एजेंसी। नेगो की भी बात करो तो नेगो में बाप रे बाप 150 सेक्शन से लगभग 148 टू बी एग्जैक्ट। ये देखो नेगो के सेक्शंस का लिस्ट खाली कितना लंबा है। यहाँ ये स्टार्ट हुआ नेगोशिएबल, और सेक्शन वाइज चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो मैंने
क्या किया कि सारे पूरे चैप्टर को, नोट्स को सेक्शन वाइज बना दिया है। मतलब पढ़ेंगे तो सेक्शन वाइज पढ़ेंगे पूरा अदर लॉज और समझ में आएगा। अब दिक्कत बस एक ही होती है कि सर जब सेक्शन वाइज पढ़ने की बात आती है ना इस तरह से अदर लॉज, तो जान निकल जाती है, समझ में नहीं आता। वो मेरा काम है, ठीक है, कुछ मुझ पे भी छोड़ दो, हार्ड को इजी में बना सकता हूँ। तो ये सेक्शन वाइज पढ़ना भले ही हार्ड है पर यही रिवॉर्डिंग है। बिना सेक्शन वाइज पढ़ने से क्या होगा, जो भी अदर लॉस तुम अटेम्प्ट करके आओगे ना एग्जाम में, उसमें तुम्हारा मार्क्स 50% हो जाएगा। सपोज मान लो तुमने अदर लॉस 40 मार्क का अटेम्प्ट किया है, बिना सेक्शन नंबर वाइज प्रिपरेशन किया ना, मैं गारंटी देता हूं कि 40 में से तुम्हारा 20 क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर तुम उसमें सेक्शंस, पूरा सेक्शन वाइज तुम्हारा अप्रोच होता है पढ़ने का, तुम देखोगे 40 में से तुम 35-36 की तरफ जा रहे हो। तो सेक्शन वाइज अप्रोच से बहुत फायदा होता है। दो फायदे, नंबर वन तो तुमको कंप्लीट पिक्चर देखने को मिलता है पूरे बेयर एक्ट का, क्योंकि जब हम लोग सेक्शन वाइज नहीं पढ़ते तो कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। इवन सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सेक्शंस है जो उन्होंने नहीं डाले हैं, पर जो एक्चुअली में बहुत अच्छा है, जो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे जो सेक्शंस वाइज अगर नहीं पढ़ते तो वो छूट जाता है, जिससे क्वेश्चन आता है तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट होता है कि हर सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट सेक्शन नंबर कोट करती है। तो अगर तुमको एकदम भी सेक्शन नंबर का बुद्धि नहीं है तो तुम्हारा आंसर जो है ना वो एकदम मतलब अलग ही तरह से ड्राफ्टेड रहेगा, प्रेजेंटेड रहेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू मेमोराइज द सेक्शन नंबर्स, बट इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट, प्रिपरेशन के वक्त सेक्शन नंबर, कंपनी लॉ में भी तो क्या होता है, कंपनी लॉ में क्या स्टूडेंट को सारे सेक्शन नंबर याद रहते हैं, टीचर को याद रहते हैं पर स्टूडेंट को नहीं रहते हैं। पर उसने पढ़ा सेक्शन नंबर वाइज है तो ऑटोमेटिकली उसके आंसर में एक लैंग्वेज, एक प्रेजेंटेशन आ जाता है, ऑटोमेटिक है ये सब कॉन्शियस माइंड से चलता है। अदर लॉज में भी अगर अपने सेक्शन नंबर वाइज पढ़ेंगे तो तुम्हारे आंसर में, प्रेजेंटेशन में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट होगा। और इंस्टीट्यूट तो भाई बेयर एक्ट से सेट करता है ना, इंस्टीट्यूट तो थोड़ा ना कोई मतलब ऐसे सेट कर देता है। आई विल शो यू क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। अभी देखो क्वेश्चन आंसर देखोगे तुमको पता चलेगा। ये मैं तुमको नेगो के क्वेश्चन आंसर्स दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर वाली बुक का है। ये देखो नेगोशिएबल में क्वेश्चन आंसर्स कैसे सेक्शन नंबर वाइज है। हर क्वेश्चन में जो भी टॉपिक है उसका एक सेक्शन नंबर है, हर सजेस्टेड आंसर के अंदर सेक्शन नंबर है। देखो ये यू कैन सी द सेक्शन नंबर वाइज पूरा चलते जा रहा है। तो अगर अपने सेक्शन नंबर वाइज पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा और प्रेजेंटेशन में वो निखर के आएगा ही, ठीक है। बस दिक्कत एक ही होती है सेक्शन वाइज पढ़ने में कि सर मेहनत बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए तो मैंने बोला अपनी मेंटालिटी ठीक करो, अदर लॉस को 50% वेटेज दो तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा, अपने आप ही तो मेहनत और टाइम ज़्यादा दोगे, ठीक है। मैं तो दूंगा ही, मैं तो सेक्शन वाइज पूरा करूंगा ही, उसकी बात नहीं है। तीसरा एटीट्यूड इज ग्रो अप, यू आर नॉट अ हाई स्कूल स्टूडेंट एनी मोर, ठीक है। कि 10-12 तक में क्या होता है ना, अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को वो कर देते हैं कि भाई मतलब छोड़ दो, वो ढंग से पढ़ते वढ़ते नहीं और फिर भी 90+ आ जाता है। वो मुझे भी मालूम है, मैं भी स्कूल पास करके निकला हूँ, तुम भी निकले हो, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं होता है। एट प्रोफेशनल एग्जाम लेवल अगर आपने थ्योरी पर पेपर पे मेहनत नहीं की तो आपके नंबर भी वैसे ही आएंगे। अच्छे अच्छे रैंकर होते हैं जिनका प्रैक्टिकल में बहुत हैवी मार्क्स होता है और थ्योरी में वो लोग 40 के नीचे भी चले जाते हैं। तो यहाँ बात ऐसी कि मेहनत करोगे तो मार्क्स आएगा, नहीं मेहनत करोगे तो नहीं मार्क्स आएगा। फाउंडेशन लेवल पे क्या होता है, हम लोग किससे कहानियों की तरह लॉ को पढ़ते हैं। फाउंडेशन में तो जो लॉ होता है बेसिकली वो एक कॉमिक्स बुक स्टाइल में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। वो चाचा चौधरी टाइप ऐसे कि कहानी वहानी सुन लो और समझ में आ गया। लॉ का सेक्शन से कोई मतलब नहीं, लॉ की प्रोविजन से कोई मतलब नहीं, लॉ में लिखा हुआ क्या उससे कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट स्टूडेंट एग्जाम्पल्स और किस्से कहानियों के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेता है अपनी, ठीक है। और जब वो बुक पढ़ता है, बुक में जो सेक्शन की लैंग्वेज लिखी है अगर वो उसको सही नहीं लगता तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लॉ की लैंग्वेज को भी चेंज कर देता है, उसका भी इंटरप्रिटेशन बदल देता है। मतलब समझ रहे हो, होना ये चाहिए कि आपको सेक्शन समझना है और फिर एग्जाम्पल उसको सपोर्ट के लिए होता है। लेकिन लोअर क्लास में ऐसा नहीं होता। लोअर क्लास में पढ़ने का तरीका ये होता है कहानी पढ़ लिए फिर उसको सेक्शन के ऊपर डाल के देखने की सेक्शन सही बना है कि नहीं बना है, और हम लोग सेक्शन का ही इंटरप्रिटेशन पूरा तोड़ फोड़ के रख देते हैं। इधर ऊपर वाली क्लासेस में इंटर फाइनल में ये अप्रोच नहीं चलेगा। एग्जाम्पल सपोर्ट के लिए, किससे कहानियों के दम पे नहीं भरता अदर लॉस। पहले थ्योरी आती है, पूरी नॉलेज आती है, फिर किससे कहानियां आती है, ठीक है। तो ये अप्रोच अपना थोड़ा सा चेंज करो लॉ के प्रति, तो इससे अदर लॉस के प्रति भी तुम्हारा एक अप्रोच चेंज होगा। स्कैनर क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसमें भी थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। उसके सोर्सेस क्या क्या है, पास्ट टर्म के पेपर्स जिसे हम स्कैनर कहते हैं, सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में चैप्टर के पीछे भी क्वेश्चन आंसर रहता है। फिर नया बुकलेट उन्होंने निकाला जिसमें इंटीग्रेटेड केस स्टडी, एमसीक्यू एंड लास्टली आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह, ठीक है। अब इनमें आप पाओगे ना दुनिया भर के रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, रिपीटेड, ठीक है। एक
और इसको लेके एक बहुत बड़ा गलत फहमी चल रहा है सब जगह, वो मैं बताना चाहूँगा तुमको। जैसे अगर आप कोई स्कैनर की बुक खरीदो, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी पब्लिकेशन का स्कैनर का बुक भी आता है, कोई सब्जेक्ट का खरीद लो, तो होता क्या है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे क्रिएट अ बार ग्राफ और अ बार चार्ट, और दिखा देते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन का इतना परसेंटेज वेटेज है, इस क्वेश्चन का कम वेटेज है। और स्टूडेंट सोचता है अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार आ चुका, 3 बार आ चुका पहले के पेपर्स में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको 4 बार रिवाइज करूंगा, और जो क्वेश्चन एक बार आया मतलब वो दोबारा तो आएगा नहीं, वो उसका वेटेज कम है, उसको एक बार पढ़ूंगा। वेरी 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 रॉन्ग। आप किसी भी क्वेश्चन के फ्रीक्वेंसी कितनी रही है उस पे ये नहीं जज कर सकते कि फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या होगा और आने वाले टर्म में वो आएगा कि नहीं आएगा। इनफैक्ट एग्जाम में जब पेपर सेट होता है, जिन चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आया है उनसे वो लोग पहले प्रायोरिटी देके सेट करते हैं, और पास पेपर से थोड़ा बहुत हेल्दी खाली उठाते हैं, और जिनसे 3-3 4-4 बार आ चुका ना उसको जल्दी से टच नहीं करते, वो एक एक पीस जो आया ना उसी को टच करते हैं। तो अब हम लोग को ज़रूरत है फिल्टरिंग करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो रिपीटेड क्वेश्चन से पढ़ने में मेरा टाइम भी वेस्ट हो और दूसरा मेरा फोकस भी गलत हो जाए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन से करने में क्या होता है ना, जो बार बार रिपीट हुआ ना वो बार बार रिवाइज करने की वजह से वो स्ट्रांग हो जाता है, और जो कम बार हुआ है उसको कम रिवाइज करने की वजह से वो वीक रह जाता है। तो दो नुकसान है, एक तुमको दिख रहा है कि इससे टाइम वेस्ट हो रहा है रिपीट करने में, और दूसरा जो तुमको दिख नहीं रहा है कि तुम्हारा फोकस भी गलत हो रहा है। ओके, तुम रिपीटेड वाले को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। तो मैंने क्या किया, इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को फिल्टर आउट कर दिया है, ठीक है, रिपीट्स हटा के उसको एक ही में मर्ज कर दिया है। सो यू हैव क्लियर कट कि ओके ये टोटल इतने टाइप के क्वेश्चन आज तक आए हैं, और इनमें ये एक एक बार ही पढ़ेंगे, मतलब जो क्वेश्चन 4 बार आए वो एक ही साथ पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, उसको 4 बार नहीं पढ़ना है। टाइम भी बचेगा और फोकस भी सही रहेगा। मतलब हर क्वेश्चन को जो आया है उसको हम बराबर इज्जत देंगे, ये नहीं कि फिर से वही सौतेला व्यवहार, किसी को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं क्वेश्चन में पढ़ते हो, किसी को कम वेटेज दे रहे हैं। अकाउंट्स में भी होता है भाई, ये सिर्फ मैं लॉ की बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स में होता है, ये कॉस्ट में होता है, ये एफएम में होता है, ये टैक्स में होता है, कि जो रिपीटेड आते हैं अपने उसके प्रति थोड़े बायस्ड हो जाते हैं और उसको ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। तो इससे थोड़ा बचना है हम लोगों को। ओके, तो वो मैंने फिल्टर आउट कर दिया है, ठीक है, तो उससे अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं, फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ शॉर्ट में। सर अदर लॉस पढ़ने का बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, चाहे मैं सीए हूँ, चाहे सीएस हूँ, चाहे सीएम में हूँ, इकोनॉमिक लॉस है, जो भी है। पहला, मेंटालिटी ठीक करो, अदर लॉस के प्रति सौतेला व्यवहार बंद करो, उसको 50% वेटेज देके इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे घर में तुम्हारा स्टडी टाइम टेबल जो है उसमें उसका वेटेज बढ़ जाएगा। दूसरा, सेक्शन वाइज अप्रोच रखो, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू लर्न एवरी सेक्शन, बट सेक्शन वाइज अप्रोच रखने से बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं ना हिडन बेनिफिट्स हैं जो मुंह पे दिखते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली तुमको असर पड़ेगा उसका, ठीक है। तीसरा, ग्रो अप, थ्योरी पेपर्स में अगर एफर्ट नहीं दोगे मार्क्स नहीं आएगा। डोंट थिंक ये 11-12 वाला बुद्धि लगाएंगे तो 90+ आ जाएगा, यहाँ वैसा फंडा वर्क नहीं करता है। ओके, एंड स्कैनर क्वेश्चन आंसर में प्लीज अपना अप्रोच चेंज करो। एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, वेस्टिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग योर एफर्ट, मतलब अपना फोकस भी गलत करोगे उससे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, बहुत समय से मैं बोलना चाहता था, ठीक है, आज फाइनली मैं ऑर्गेनाइज करके तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक ये बहुत यूजफुल लगेगा तुमको, प्लीज़ उसको फॉलो करना, देखना फ़र्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू।